ठीक ये है, उनको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, और इसका यूपी जवाब की दीपक बात जी रही से तो लेने से यूपी में पहले गठबंधन चल रहा है संजय अभी। द्विवेदी जी जल्दी से, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका क्विक जवाब आपसे लूंगी, फिर राकेश शुक्ला जी आपके पास, फिर दीपक जी आपके पास आऊंगी। कौन डिस्कनेक्ट हुआ है मुझे कंफर्म करेंगे? संजय द्विवेदी जी डिस्कनेक्ट हुए? ठीक है, राकेश जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है राकेश जी, जल्दी से आपका एनालिसिस, जो राहुल गांधी ने कहा है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी सो बनेगी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके के समीकरण और ये कहते हुए कि लोगों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर हो गया था, ये बहुत घातक साबित हुआ है इनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सहयोगी दलों के बीच में नेगोशिएटिंग पावर क्या कांग्रेस की कम होगी इसके साथ? आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने। देखिए, हरियाणा में ये वास्तविकता है कि जो भी इंडी गठबंधन के सहयोगी है वो बिल्कुल तरह से निष्प्रभावी है, उनका कोई प्रभाव नहीं है वहाँ पे। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी वहाँ पे बिल्कुल ही प्रभावी नहीं है। और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के 85 सीटों पर जमानत जब्त होना स्पष्ट कर देता है कि भाई वहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा ग्राफ नहीं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, अभी लाली जी एक चीज बोल रहे थे, तो मेरी ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि यदि उत्तर प्रदेश के यादव बिरादरी अखिलेश को अपना नेता मानती है, बिहार की यादव बिरादरी लालू जी और तेजस्वी जी को अपना नेता मानती है, तो हरियाणा की यादव बिरादरी राव इंद्रजीत को अपना नेता क्यों नहीं मान सकती? यदि मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो प्रभावी यदि बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकते हैं, तो अखिलेश जी हरियाणा में कैसे प्रभावी होंगे? तो ये जहां तक समीकरण की बात है कि आपको क्षेत्रीय दलों को और इंडी गठबंधन के दलों को भी महत्व देना चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस का ये निर्णय बहुत अच्छा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को वहां फ्री हैंड दिया गया। यदि भूपेंद्र जी को फ्री हैंड नहीं दिया जाता तो 37 सीट जीतना भी कठिन हो जाता। शैलजा जी का जहां तक प्रश्न आता है, शैलजा जी वहां पे इतना ज्यादा प्रभावी नहीं थी जो कांग्रेस को हरा सकी। फिर जहां तक दलित एजेंडे की बात है, तो राहुल लारी साहब को लगता है इसमें कोई एक अचानक से बीच में जोक मिला है। राकेश शुक्ला जी बड़ा जबरदस्त ठाके मार के हंसे हैं लारी साहब। ठीक है, इनको कोई तो जोक मिला है, मैं इनसे पूछ लूंगी थोड़ी देर में। द्विवेदी साहब आ रही हूं आपके पास, राकेश जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करेंगे। कि वहां पे अंडर करंट कांग्रेस नहीं समझ पाई। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो कहा गया सत्ता विरोधी है, आप वहां मतदान का परसेंटेज देखिए, वो परसेंटेज कहीं भी सत्ता विरोधी नहीं दिख रहा था। 2014 में 75% से ऊपर मतदान हुआ, वो सत्ता विरोधी संकेत दिया था। 2019 में 68% के आसपास हुआ, और इस बार जो मतदान हुआ वो स्पष्ट तौर पे नहीं बता रहा था। एक लास्ट बात मैं ये जरूर कहूंगा कि चौथा राज्य हरियाणा है जहां भाजपा जीती बिना चेहरे की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा की जीत हुई है। वहां भी नायब सिंह सैनी 6 बार पुराने मुख्यमंत्री थे। इसका मतलब है नेतृत्व की नहीं, भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ रहा है और कांग्रेस को अपने प्रति विश्वास बढ़ाने। ठीक है संजय जी, मैं तीसरी बार में चाहूंगी कि आपसे मुझे जवाब जरूर मिल पाए सर। नहीं, मिल जाएगा जवाब। आवाज आ रही है आपको हमारी? बिल्कुल अभी आ रही है सर, बोलिए। मैं कहता कि ना अहंकार की हार है, ना आपके जो परिवारवाद इसकी हार है। ये हार इसकी नहीं है। जो भी हमारे भाई कह रहे थे, देखिए चुनाव जो लड़ा कांग्रेस ने, जो इससे पहले जो चुनाव हुआ उससे सबसे अच्छा चुनाव लड़ा। जिस सीट पे फोकाट सी खड़ी हुई थी हमारी पहलवान साथी, वो आप देखिए कि वहां पे 20 साल में कोई जीता नहीं था, और वो कितने वोट जारी, मुश्किल से 500-700 वोट जारी। ऐसे 15 से 20 सीटें हैं जहां मार्जिन कम हुआ, और उस 1000 के अंदर से हारा है कैंडिडेट, हारा है। आप देखिए 2 वोट से जम्मू कश्मीर में विधायक जीत गया। द्विवेदी साहब मूल सवाल, द्विवेदी साहब जल्दी से मूल सवाल को दोहरा देती हूँ, मूल सवाल को एक बार दोहरा देती हूँ। मेरा मूल सवाल ये था कि जिस तरीके का स्टेटमेंट उद्धव ठाकरे की तरफ से आया है, आर्ट ऑफ टर्निंग विक्ट्री इनटू डिफीट, ये शिवसेना कह रही है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या एक कॉन्फिडेंस कांग्रेस में खत्म हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हो रहा है। तो फिर इस बयान के फिर मायने क्या हैं सर? इस बात के मायने क्या हैं? देखिए, बयान अलग चीज होती है। बयान से मतलब नहीं। तो फिर राजनीति में बयानों से ना समझा जाए तो फिर किससे समझा जाए? हमें बोल रहे हैं नहीं, बयानों से ना समझा जाए तो किससे समझा जाए, ये बताइए द्विवेदी साहब। चुप बैठा हूँ, इतनी देर से मैं चुप बैठा हूँ, हमारा आवाज नहीं आ रही। द्विवेदी साहब वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम था ना, उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए कम से कम। हाँ बोलिए।
मैं कह रहा हूँ ये ना अहंकार राहुल गांधी जी में है। अहंकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जिस तरह से बोल रहे थे अभी, देखिए हार जीत अपनी जगह होती है। आज हम हारे, कल वो हारेंगे। आज जम्मू कश्मीर हम जीते, कल होता वो जीते। बात ये हार जीत की नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आज जो प्रदर्शन किया 10 साल बाद, अभी 10 साल से प्रदर्शन क्या हो रहा था? 50 सीटें आ रही थी, 48 सीटें आ रही थी देश भर में लोकसभा की। आज कम से कम उन हर राज्यों में इनका जो लोगों के प्रति उत्साह बढ़ रहा है, जनता के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। जनता देख रही है। हार जीत को आप इस तरह से ना लें। देखिए हार जीत होने का 48 वोट से हमारे लोकसभा चुनाव में हमारा शिवसेना पे तल्ली आ गया। 2 वोट से जम्मू धीमे धीमे देखते देखते हाथ से सरकारें खिसकती जा रही हैं। आप कह रहे हैं हार जीत से क्या है, कोई बात नहीं है, गजब बात करते हैं साहब। तो आप चुनावी, आप राजनीति में क्यों है अगर आपको चुनाव ही नहीं जीतना है? तो आप लोग राजनीति में क्यों है? अगर आपको चुनाव, दान दे दीजिए ना फिर दूसरी पार्टी को, बोलिए हमको नहीं जीतना चुनाव, आप लोग जीतते रहिए। सर आप जिस तरीके से इसको गोलमोल आप कहते हैं कि जो उद्धव ठाकरे ने कहा उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपके सबसे सुप्रीम लीडर एक बात कहते हैं उसका कोई मायना ही नहीं है, मतलब ऐसे ही कह गए वो चलते चलते। ठीक है, ठीक है। इस पर मनोज जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। दीपक जी आपका काउंटर में लूंगी, दीपक जी अपना काउंटर रखेंगे, फिर उसके बाद मनोज यादव जी और फिर लारी साहब आपके पास आती हूँ। दीपक जी। जी पूर्णिमा जी, मैं यहाँ पे सुन रहा था जो हमारे मुन्ना भाई बैठे हुए हैं, धीरेन्द्र मुन्ना, बेईमान पार्टी एंड ऑल। मैं इनसे ऐसे शब्दों की उम्मीद तो नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इनको तलवार चाट पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं बोलूंगा। पूरे देश ने देखा किस तरीके से आदरणीय रामविलास पासवान जी के सामान को घर से निकाल दिया गया, लेकिन चिराग पासवान तलवार चाटते रहे नरेंद्र मोदी जी का। पूरे देश ने देखा किस तरीके से पार्टी दो फाड़ बट गई, लेकिन फिर भी चिराग पासवान तलवार चाटते रहे नरेंद्र मोदी जी का। पूरे देश ने देखा कि चाचा को तो बना दिया मंत्री, भतीजे को निकाल दिया कैबिनेट से मंत्री, चुनाव भी नहीं लड़ना। विधायक यहाँ इन लोगों ने बिहार में किस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया था भाजपा ने, पूरे देश ने देखा। तो किस तरीके से आके यहाँ पे कांग्रेस को ज्ञान देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए भैया? मोदी जी वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो क्या धीरेन्द्र कुमार की आप? तो खैर इन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा मैं। अपने गिरेवान में आप इनको चुप करा दीजिए। पूर्णिमा जी को बीच में नहीं बोला था, बहुत धैर्य के साथ सुन रहा। धीरेन्द्र जी पहले इनकी बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आप काउंटर रख दीजिएगा। सुन लेते हैं पहले, बोलिए दीपक जी। तो तलवार चाटो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, तलवार चाटो पार्टी के जो नेता हैं चिराग पासवान जी, इन लोगों से हमें अपने कांग्रेस पे ज्ञान नहीं लेना है, गठबंधन कैसे चलाना है हमें ज्ञान नहीं लेना है। बिहार में भाजपा का और एलजेपी का क्या रहा है हाल, विधानसभा चुनाव में पूरे देश ने देखा था। इस तरीके से इनको उखाड़ के फेंक दिया था, इनको अपने गठबंधन से बाहर निकाल दिया था। और यहाँ पे आके भैया बड़े बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं मुन्ना जी। इतने मुन्ना तो आप साले नहीं हो। आपको किस तरीके से भाजपा ने लताड़ा था और फिर भी आप बने रहे। पूरे देश ने देखा है कैसे बातें करते हो भैया, कैसे यहाँ राहुल गांधी बड़ी बातें कर रहे हो। दीपक जी मुझे लगता है, दीपक जी